हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिलिप कर्व्स एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिलिप कर्व जो नॉर्मली फिलिप कर्व होता है। तो इसमें कौन से सब टॉपिक्स है, इसमें हम मीनिंग देखेंगे इसका फिलिप्स कर्व का, एंड देन हम देखेंगे मॉडर्न फिलिप्स कर्व एंड मॉडर्न फिलिप्स कर्व एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये फिलिप कर्व क्या होता है। तो आपको पता ही है कि फिलिप कर्व क्या है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताते हैं हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। ये यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन लिया है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिया है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये फिलिप्स कर्व है। तो देखो यहाँ पे दोनों में इन्वर्स है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जैसे इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टली ये इसको टच कर रहा है और वर्टिकली ये इसको टच नहीं कर रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हमारे पास, वो हमेशा रहेगा ही फ्रिक्शनल। ये फ्रिक्शन प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ये जीरो पे नहीं जाएगा। तो एक इक्वेशन डेवलप किया गया है इसके लिए, फिलिप कर्व्स के लिए, जो हमारा ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, माइनस ओमेगा यू माइनस यू। इसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट गैप बोलते हैं इसको। अनएम्प्लॉयमेंट गैप। ओके। तो इसको AW जो है ये कोफिशिएंट सेंसिटिविटी बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट गैप की सेंसिटिविटी कितनी है इन्फ्लेशन के लिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, नेचुरल रेट से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और नेचुरल रेट से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को भी लिया है कि पास्ट में क्या इन्फ्लेशन थी उसकी एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे ली है, तो इसलिए इसे एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप कर्व भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आगे चलते हैं। तो अब ये हमारे पास मॉडर्न फिलिप कर्व आ गया। तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे ऑयल प्राइस जो एक 1973 और 1979 दोनों बार ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्टेल है जिसको हम ओपेक बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इन्होंने एक 73 में हमारा प्राइस बढ़ाया था, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बढ़ाया था, और 79 बढ़ाया। तो दोनों में क्या होगा, जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या हो गया, हमारा इन्फ्लेशन रेट भी हाई था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था, जो कि बिल्कुल ही एंटी फिलिप कर्व है। ओके। तो यहाँ पे इसीलिए जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने फिलिप कर्व्स को और अच्छा बनाने के लिए कुछ इसमें कुछ चेंजेस किए, तो उसको मॉडर्न फिलिप कर्व कहते हैं। तो इसमें सप्लाई शॉक जो था, देखो जब सप्लाई शॉक होता है तो उसे प्राइस शॉक भी बोलते हैं, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ जाता है। तो सप्लाई शॉक कॉस्ट के फॉर्म में, तो इसलिए ये किस में रिफ्लेक्ट करता है, प्राइस में करता है। तो इसलिए सप्लाई शॉक को हम प्राइस शॉक भी बोलते हैं। दैट इज शिफ्ट इन इन्फ्लेशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइटनेस इन लेबर मार्केट। ओके, ये लेबर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है इस प्राइस का, और ना ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से होता है। ओके, तो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो मैंने लास्ट स्लाइड में जो देखा था बिल्कुल सेम है। ये इन्फ्लेशन का हमने यहाँ पे ये V टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये हमारा प्राइस शॉक को बताता है। किसको बताता है? ये प्राइस शॉक है। और ये क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट गैप है, अनएम्प्लॉयमेंट गैप है, और ये हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। ओके, तो इस तरह से आपको पता है कि हमने थोड़ा सा जो फिलिप कर्व को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे हमने जो है प्राइस शॉक है या सप्लाई शॉक है उसको भी इंक्लूड किया, इसलिए ये हमारा फिर से इक्वेशन बन गया। अदरवाइज जो है ये ब्रेक डाउन हो चुका था, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं था। तभी तो कहते हैं कि 70s के दौर में जो है फिलिप कर्व का पूरा ब्रेक डाउन हो गया था। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखते हैं अब ये फिलिप कर्व और हमारा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। देखो होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो पास्ट पे डिपेंड करती हैं। अभी जो हम इस ईयर का बोले कि इस ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, अगर किसी से पूछो तो जो लास्ट ईयर का होगा जनरली वही बताएंगे हम। ओके, जो लास्ट ईयर का ये -1 बताता है कि लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन क्या था, और ये बताता है कि हम इस ईयर कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर में था उसी
को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी होगा, तो इसीलिए हम जो है इस ई को किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम यहाँ पे ई की जगह हम -1 या पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन लिख देते हैं। ओके, और आगे हमारा इक्वेशन वैसा रहेगा। इसमें जैसे भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर नेचुरल से कम है तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर ये इससे ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कम है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज माइनस में रहेगा। और वी आपको पता है ये सप्लाई शॉक का है। ओके, तो दोस्तों आपको ये आगे पता होगा कि ये देखो होता क्या है कि जो है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारा जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है वही कंटिन्यू रहेगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, ये फिलिप कर्व तो ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इसमें जो है जो प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो इन्फ्लेशन जो है वो पूरी तरह से एडेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं जो पास्ट में जो इन्फ्लेशन थी वो भी अभी रहेगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन को एडेप्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वेज रेट नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसलिए ये ट्रेड ऑफ जो होता है, ये रिलेशनशिप होता है हमारा किसके बीच में, ये जो होता है फिलिप कर्व का रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये शॉर्ट रन में होल्ड करता है। और देखो ये यहाँ पे ओमेगा जो बता रहा है, ये सेंसिटिविटी बता रहा है कि स्टिकीनेस कितनी है हमारी वेज और प्राइस में। अगर ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये फिलिप कर्व वर्टिकल होता जाएगा, और जब पूरी तरह से फ्लेक्सिबल इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ये पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगा और लॉन्ग रन के आइडेंटिकल हो जाएगा ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व। ओके, तो यहाँ पे अगर W का वैल्यू 0 हो जाता है तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल टाइप हो जाएगा, है ना, जैसे तो पास्ट ईयर का जो इन्फ्लेशन है वही रहेगा। सॉरी, ये इसका वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो ये वर्टिकल हो जाएगा हमारा लॉन्ग रन, और ये नेचुरल रेट में 4% मान लेता हूँ तो इस कंडीशन पे आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग रन में ये वर्टिकल होता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि स्टिकीनेस कितनी है कितनी नहीं है, तो वो W की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आगे और मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको कई बार सॉल्यूशन करने के लिए भी आ जाता है कि लॉन्ग रन में कितना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है वो भी इस ईयर का भी होगा लॉन्ग रन में। तो ये हमारा इसमें इज इक्वल टू हमारा पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन, ये हो गया। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू UN। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गया तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सक्लूडिंग V। ओके, तो ये 0 हो जाएगा तो अपने आप ये वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट का इन्फ्लेशन है। और जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन के हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ओके, ये शॉर्ट रन फिलिप कर्व है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे जो इक्वलिटी बन जाती है तो इसको फिर कहते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन एक्सीलरेट नहीं हो जाती है, तो आपने सुना होगा एक नायरू करके बोलते हैं, नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट आ जाता है ये ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिर से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाती और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है। ओके, तो आगे चलते हैं कि फाइंडिंग्स हमारी क्या है। तो आपको पता ही है, जो हमें पता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। मॉडर्न फिलिप कर्व कंसिडर सप्लाई शॉक को भी ये कंसिडर करेगा, जो कि दूसरे जो हमारे फिलिप कर्व था उसमें नहीं था। फिलिप कर्व बिकम वर्टिकल इफ वेज प्राइस आर फुली फ्लेक्सिबल। वेज प्राइस पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो इकोनॉमी में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर चली जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा फिलिप कर्व ऐसे भी लॉन्ग रन में हमारा वर्टिकल हो जाता है। ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।